हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप सो यू ऑल आर गुड एंड फाइन। सो गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग रिवाइज करेंगे चैप्टर रिसीवेबल मैनेजमेंट। ये चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सी एस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस स्टूडेंट एज वेल एज सी एस प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट। एंड गाइस, इसका जो वेटेज रहेगा फॉर एग्जीक्यूटिव समवेयर अराउंड 5 to 6 मार्क्स एंड फॉर प्रोफेशनल इसका जो वेटेज रहेगा दैट विल बी समवेयर अराउंड 8 to 10 मार्क्स, राइट? सो आई एम वेरी श्योर कि ये चैप्टर आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है एंड आफ्टर माई रिविजन क्लास यू विल सिंपली लव दिस चैप्टर। और अगर बाई चांस कोई ऐसा बच्चा भी इस क्लास को देख रहा है जिसने आज तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा, ट्रस्ट मी, इस चैप्टर को जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपको भी ये चैप्टर समझ आ गया है। क्लियर है? यस। सो वी विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर विद इन जस्ट 1 hour एंड इन 1 hour मैं कोशिश करूंगा ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को टच करने की इन डेप्थ वे में, और एट द सेम टाइम आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसके अंदर हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी साथ में ट्राई करें। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इस चैप्टर का नाम रिसीवेबल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, जब हम रिसीवेबल की बात करते हैं तो आई एम वेरी श्योर रिसीवेबल का मतलब सबको मालूम है, वी आर टॉकिंग अबाउट डेटर्स। अब डेटर्स को मैनेज करने का क्या मतलब होता है? देखिए, किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? आई एम वेरी श्योर मैनेजमेंट इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ से रिलेटेड जब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करते हैं तो दैट मीन्स वी आर मैनेजिंग दैट थिंग। क्लियर है? यस। तो रिसीवेबल मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब क्या है कि रिसीवेबल से रिलेटेड प्लानिंग करनी, रिसीवेबल से रिलेटेड डायरेक्शंस इशू करना, रिसीवेबल से रिलेटेड कंट्रोल्स लगाना। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट रिसीवेबल मैनेजमेंट, राइट? लेकिन अब मैं जरा बुकिश नहीं बात करूंगा, जनरल बात करता हूँ। क्लियर है? आप मुझे बताओ रिसीवेबल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता होगा। देखिए, एक कंपनी के अंदर मैं अपनी बात कर लेता हूँ, सी ए अरुण सेतिया क्लासेस के अंदर अगर मुझे डेटर्स को मैनेज करना है तो पहले मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे किस व्यक्ति को उधार देना है, यानी कि आई हैव टू डिसाइड टू whom आई शुड गिव द क्रेडिट, फॉर व्हाट पीरियड आई शुड गिव द क्रेडिट एंड फॉर व्हाट अमाउंट आई शुड गिव द क्रेडिट। सो 3 वेरी बेसिक क्वेश्चन। हम ज़्यादा इंग्लिश नहीं मारेंगे, स्ट्रेट बात करेंगे। रिसीवेबल मैनेजमेंट का ये जो चैप्टर है इज गोइंग टू आंसर 3 वेरी बेसिक क्वेश्चन। 1, किसे क्रेडिट देना है, कितने दिनों के लिए देना है, कितने अमाउंट का देना है। क्लियर है? यस सर। अब सवाल ये है कि ये हम क्यों सोच रहे हैं, इस पर इतना विचार क्यों किया जा रहा है। देखिए, अगर हम ये नहीं डिसाइड करेंगे कि किसको देना है, कितने समय के लिए देना है और कितने अमाउंट का देना है, तो आप समझ सकते हैं फिर ऐसे में क्या होगा। या तो कंपनी की किताबों में एक्सेसिव क्रेडिट्स चले जाएंगे और डेटर्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे। ठीक है जी? और अगर डेटर्स बहुत ज़्यादा दिख गए, इफ़ यू आर नॉट मैनेजिंग इट प्रॉपरली, तो हो सकता है एक्सेसिव डेटर्स आपको दिखने लग जाएं, जिसकी वजह से डेफिनेटली क्या हमारा बैड डेट लॉस बढ़ेगा? बिल्कुल। क्या हमारा लॉस ऑफ इंटरेस्ट, जो भी हमारा पैसा ब्लॉक हो रहा है उस डेटर्स के अंदर, क्या उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हमारी नुकसान करना शुरू हो जाएगी? यस। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्सेसिव मात्रा में डेटर्स का होना क्या हमारे लिए हानिकारक है? बिल्कुल। बच्चा कहता है फिर एक काम करो ना, उधार दो ही मत। देखो, अगर आप उधार दोगे ही नहीं तो इसको मैं मान के चलता हूं कि आपके जो डेटर्स हैं वो इनएडिक्वेट हैं। इनएडिक्वेट क्यों है? क्योंकि आप उधार दे ही नहीं रहे या बहुत कम दे रहे हो। तो फिर ऐसे में क्या होगा, आपकी सेल गिरनी शुरू हो जाएगी, आपका मार्केट का शेयर कम होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसे तो धीरे धीरे आप अपनी पहचान खत्म कर दोगे। बिल्कुल सर। तो ये ज़्यादा खतरनाक है। तो मुझे एक बात बताओ, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए इन दिस चैप्टर जिसका नाम है रिसीवेबल मैनेजमेंट? क्या जो भी कंपनी के अंदर फाइनेंशियल मैनेजर होगा या जो कंपनी का ट्रेजरी मैनेजर होगा, उसका मेन इंटेंट क्या होना चाहिए? वाइल डूइंग रिसीवेबल मैनेजमेंट ही विल हैव टू एंश्योर क्या कि ना तो डेटर एक्सेसिव होने चाहिए और ना ही डेटर इनएडिक्वेट होने चाहिए। तो फिर कितने होने चाहिए? सर होने चाहिए ऑप्टिमम लेवल। कम ऑन, क्या होना चाहिए? ऑप्टिमम लेवल। तो रिसीवेबल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है टू हैव ऑप्टिमम लेवल ऑफ रिसीवेबल्स, ऑप्टिमम लेवल ऑफ डेटर्स इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स। समझ आ गया? अब बच्चा कहता है सर ये कैसे पता चलेगा कि ऑप्टिमाइजेशन क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शायद इसका आंसर अगर जिन्होंने मुझसे क्लास लिया है, मैंने बहुत बार दिया भी होगा। देखिए, ऑप्टिमम की डेफिनेशन वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। ऑप्टिमम की डेफिनेशन वेरी करती है पर्सन टू पर्सन।
हमेशा याद रखना, ऑप्टिमम का मतलब वो होता है जो मेरे गोल को कंप्लीट करता है, जो मेरे गोल को पूरा करने में मेरी हेल्प करेगा, क्या वो मेरे लिए ऑप्टिमम होगा? यस। तो आप मुझे बताओ किसी भी कंपनी का लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। कम ऑन, क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और शॉर्ट टर्म क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो सिंपल हो गया ना। तो ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी वो होती है जो मेरे गोल को अटेन करने में मेरी मदद करे। और मेरा गोल लॉन्ग टर्म क्या है? वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। शॉर्ट टर्म में क्या है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया। यस सर। तो रिसीवेबल मैनेजमेंट क्या है, जल्दी बताओ। देखिए, रिसीवेबल मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजिंग डेटर्स इन सच अ वे दैट देयर शुड नॉट बी एक्सेसिव और inadequate receivables in the books of accounts. We should have the optimum level of debtors. And optimization का मतलब होता है something जो मेरे वेल्थ, मेरे प्रॉफिट को क्या करे? मैक्सिमाइज करे। सिंपल। तो मेरे ख्याल से चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हमें समझ आ गया है। क्या मैं इसको यहां तक लॉक कर दूं? यस सर। ठीक है जी। अब अगला कॉन्सेप्ट हमने लिखना है। हमें समझ आ गया व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमें पढ़नी है वो लिख लीजिए, लिख लीजिए। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न, इस पूरे चैप्टर में मुझे आपको सिखाना है एक तो क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द कंपनी, एक मुझे आपको पढ़ानी है डिस्काउंटिंग पॉलिसी ऑफ द कंपनी। ठीक है, क्रेडिट पॉलिसी, डिस्काउंटिंग पॉलिसी, और तीसरा मुझे आपको पढ़ाना है फैक्टरिंग। बताऊंगा क्या होता है ये 3 कॉन्सेप्ट से चैप्टर बना है रिसीवेबल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि हमें अपने डेटर्स को ऑप्टिमाइज लेवल पे लेकर आना है। अब ऑप्टिमाइजेशन तक लाने के लिए हमें एक तो क्रेडिट पॉलिसी पढ़नी है, डिस्काउंटिंग पॉलिसी पढ़नी है, एंड थर्ड फैक्टरिंग कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अगर ये 3 कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा दूंगा तो इसका मतलब आप अपने कंपनी के डेटर्स को इजीली क्या कर लोगे? मैनेज कर लोगे। क्लियर है? यस सर। तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म दैट इज क्रेडिट पॉलिसी। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी लिखिए जरा, और एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस पर एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कोई कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म क्रेडिट पॉलिसी, हमेशा याद रखना कि क्रेडिट पॉलिसी में 3 तरह की चीजों पर डिसीजन लिए जाते हैं। क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है? एक ऐसी पॉलिसी जिसमें 3 तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, पहला क्रेडिट स्टैंडर्ड, क्रेडिट स्टैंडर्ड, दूसरा क्रेडिट टर्म्स, और तीसरा कलेक्शन एफर्ट्स। अगर ये तीनों चीजें मिल जाए ना तो ये तीनों हमारी कंपनी की क्या शो करती हैं? क्रेडिट पॉलिसी शो करती है। तो किसी भी कंपनी की जब क्रेडिट पॉलिसी लेट डाउन होती है तो उसमें 3 चीजें गिवन होती हैं। पहला, कंपनी के क्रेडिट स्टैंडर्ड्स क्या हैं, कंपनी की क्रेडिट टर्म्स क्या हैं, और कंपनी के कलेक्शन एफर्ट्स क्या हैं। क्या सबको क्लियर है? यस सर। हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट क्रेडिट स्टैंडर्ड्स। देखिए, क्रेडिट स्टैंडर्ड्स क्या होता है, मैंने आपसे पहले ही बोला था, सबसे पहला क्वेश्चन होता है उधार किसको देना है, टू whom वी शुड गिव दी क्रेडिट्स। अब क्रेडिट किसको देना है ये डिपेंड करता है कंपनी के क्रेडिट स्टैंडर्ड्स पर। हाँ जी, ये किस पे डिपेंड करता है? कंपनी के क्रेडिट स्टैंडर्ड्स पर। अब कंपनी के क्रेडिट स्टैंडर्ड्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है सॉफ्ट स्टैंडर्ड्स। सॉफ्ट स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि हम बहुत ज्यादा छानबीन नहीं करते और बहुत इजी क्रेडिट्स दे देते हैं। सॉफ्ट स्टैंडर्ड्स मतलब समझ रहे हैं, किसी को भी चलते फिरते को ऐरे गहरे को क्रेडिट दे देना, दिस इज कॉल्ड एज सॉफ्ट स्टैंडर्ड्स। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि कंपनी बहुत ज्यादा तहकीकात करती है और उसके बाद उधार देती है, तो उसको बोलते हैं टाइट स्टैंडर्ड्स। क्लियर है? तो क्रेडिट स्टैंडर्ड्स कैन बी सॉफ्ट स्टैंडर्ड्स, कैन बी टाइट स्टैंडर्ड्स। अब आप मुझे बताओ, अगर कंपनी के क्रेडिट स्टैंडर्ड्स सॉफ्ट हैं, मतलब इजीली, बड़ी आसानी से आपको उधार मिल जाता है, तो मुझे बताओ क्या कंपनी की सेल बहुत बढ़ जाएगी? बिल्कुल। कंपनी की सेल बढ़ेगी? यस। जब सेल बढ़ेगी तो उसमें बैड डेट्स भी आएंगे, तो क्या बैड डेट भी बढ़ जाएंगे? बिल्कुल। और मुझे बताओ क्या डेटर्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी? बिल्कुल। तो क्वेश्चन ये है कि अगर कंपनी फॉलो करती है सॉफ्ट क्रेडिट स्टैंडर्ड्स
तो ऐसे में क्या कंपनी किसी को भी इजीली उधार दे रही है? यस। और जब कंपनी किसी को भी इजीली उधार दे रही है तो आप समझ जाना कि कंपनी की सेल भी बढ़ेगी, लेकिन एट द सेम टाइम कंपनी के बैड डेट्स भी बढ़ेंगे और क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। क्लियर है? यस सर। अब कुछ कंपनीज कहती है नहीं नहीं भाई, चलते फिरते को नहीं दूंगी मैं, पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम, उसके बाद आपको हम क्रेडिट ऑफर करेंगे। तो इसको मतलब हो गया कि कंपनी के स्टैंडर्ड्स बहुत टाइट हैं, कंपनी के स्टैंडर्ड्स बहुत टाइट हैं। तो अब मुझे बताओ, अगर ऐसा हुआ, डू यू थिंक सो, क्या कंपनी सबको उधार दे रही है? नहीं। तो क्या कंपनी की सेल पे इसका इफेक्ट आएगा? यस। लेकिन इससे कंपनी के बैड डेट्स भी नहीं होंगे? यस। क्या एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी हमारी गिर जाएगी? क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? यस सर। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट स्टैंडर्ड्स, क्रेडिट पॉलिसी का 3 डिसीजन होते हैं, क्रेडिट स्टैंडर्ड, क्रेडिट टर्म, कलेक्शन एफर्ट्स। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज क्रेडिट स्टैंडर्ड्स, तो मैंने आपको बता दिया, क्रेडिट स्टैंडर्ड का मतलब होता है क्राइटेरिया टू डिसाइड टू whom क्रेडिट सेल्स कैन बी मेड एंड टू व्हाट एक्सटेंट। किसे और कितना देना है, इसको हम क्रेडिट स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। कुछ कंपनी के क्रेडिट स्टैंडर्ड बहुत सॉफ्ट है और कुछ कंपनी के क्रेडिट स्टैंडर्ड काफी टाइट हैं। सॉफ्ट केस में हम किसी को भी दे देते हैं, बहुत ज़्यादा हम इन्वेस्टिगेशंस नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी सेल बढ़ती है, बैड डेट बढ़ जाते हैं और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। टाइट स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि इतना आसान नहीं है मुझसे उधार लेना, तो डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन में हमारी सेल जो होगी उस पर डेफिनेटली गिरावट आ सकती है, बैड डेट भी गिरेंगे और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी फॉल कर जाती है। क्लियर है? यस सर, वेरी गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बच्चा कहता है कि सर एक बात बताओ, जब हम किसी को उधार देते हैं तो क्या कस्टमर एक जैसे तो होते नहीं है? बिल्कुल सही। तो कैसे पता चलता है कि कौन सा कस्टमर गुड है, कौन सा बैड है, कौन सा मॉडरेट है? वेरी गुड। तो अब ध्यान से सुनना, कंपनीज क्या करती हैं, 3 तरह की कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स बनाती है। एक होता है गुड कैटेगरी कस्टमर्स, एक होते हैं मार्जिनल, एक होते हैं बैड। अब ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि वेदर मिस्टर एक्स इज फॉलोइंग इन गुड कैटेगरी, बैड कैटेगरी या मार्जिनल कैटेगरी? हाउ आई विल गेट टू नो? तो उन्होंने कहा इट्स वेरी सिंपल, हम लोग ना चेक करेंगे उसकी 2 चीजें। देखो, वैसे मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, क्या कोई भी कस्टमर सही है या गलत? क्या डेफिनेटली हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो पेमेंट अपने समय से दे रहा है या नहीं दे रहा? यस। और उसका डिफॉल्ट रिस्क कैसा है? बिल्कुल। तो अगर कोई भी कस्टमर का पेमेंट विद इन क्रेडिट पीरियड आ रहा है, मतलब अगर हमने क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है 10 दिन का और अगर वो 10 दिन में पे कर देता है और उसका डिफॉल्ट रिस्क भी 0 है, तो हम मान के चलते हैं कि वो गुड कैटेगरी कस्टमर में चला जाएगा। ठीक है। मार्जिनल कैटेगरी का मतलब क्या होता है? वो थोड़ा सा ज्यादा समय लेता है। मॉडरेट कलेक्शन पीरियड का मतलब होता है कि जो हमने आपको समय दिया था उससे आप थोड़ा सा ज्यादा समय ले रहे थे और इसमें कुछ थोड़े बहुत बैड डेट्स भी होते हैं। और बैड वाला तो आप समझ सकते हो कि हमने 10 दिन का उधार दिया था, 40-40 दिन तक वो एंजॉय कर रहा है और उसके बाद दे भी नहीं रहा, बहुत सारे बैड डेट भी हो रहे हैं, तो ये बैड कैटेगरी ऑफ कस्टमर होता है। क्लियर है? यस। तो कस्टमर को जब एनालिसिस किया जाता है तो कस्टमर को 3 हिस्सों में क्लासिफाई कर दिया जाता है, गुड, मार्जिनल और बैड। मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। आपको मालूम है बैंक भी जब आपको क्रेडिट देता है, बैंक से आप लोन लेने जाते हो, तो वो डेफिनेटली क्या किसी को भी क्रेडिट दे देता होगा या वो पहले आपका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कराता है? यस। आजकल तो आपको मालूम है कि जैसे ही आपका पैन नंबर बैंक को आप दोगे ना, तो यूजिंग पैन नंबर वो आपके सारे लोन्स सबकी डिटेल्स निकाल लेता है और वो ये भी चेक कर लेता है कि आपने अभी तक कितने लोन्स पे करे हैं, टाइमली पे करे हैं या डिले करा है या कितने डिफॉल्ट करे हैं। क्या उसके बेसिस पर वो आपको कैटेगराइज कर देता है और जब उसके बेसिस पर आपकी कैटेगराइजेशन हो जाती है, देन वो बैंक डिसाइड करता है कि उसको क्रेडिट देना है या नहीं देना। क्या सबको क्लियर है? यस सर, बिल्कुल सही है सर, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा क्रेडिट स्टैंडर्ड हो गया खत्म। अब चलते हैं क्रेडिट पॉलिसी की टर्मिनोलॉजी 2 यानी कि क्रेडिट टर्म्स पर। अब ये क्रेडिट टर्म्स क्या होती हैं ये हमें समझना है, क्रेडिट टर्म्स को समझना है। देखिए, क्रेडिट टर्म्स का मतलब होता है कि हमें कितने समय के लिए आपको उधार देना है, फॉर व्हाट पीरियड हमें आपको उधार देना है। ठीक है। सो इट डिफाइंस द पीरियड। अब इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला,
कई बार कंपनीज क्या करती हैं, क्रेडिट टर्म्स इशू कर देती हैं दैट एवरी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे, और उसकी क्रेडिट टर्म्स है नेट 60, नेट 30, नेट 20, मतलब आपको विद इन 60 डेज या विद इन 40 डेज या विद इन 20 डेज पे करना है, खत्म हो गया। लेकिन कई कंपनीज बहुत स्मार्टली क्रेडिट टर्म्स क्रिएट करती हैं। वो क्या करती हैं, उसके अंदर ना कैश डिस्काउंट इंट्रोड्यूस कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/10 नेट 30, इसका मतलब क्या होता है, ये भी एक क्रेडिट टर्म है, बट इस क्रेडिट टर्म के अंदर कंपनी ने क्या ऑफर कर दिया, कैश डिस्काउंट। कैसे, इफ यू विल पे विद इन 10 डेज तो यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 2%, and if you will not pay then you can get without discount a credit of 30 days। समझ आ गया। सो क्रेडिट टर्म्स दो तरह की है, नेट 60 मतलब कंपनी इज ऑफरिंग नेट क्रेडिट ऑफ 60 डेज, और दूसरा क्या है 2/10 नेट 30 मतलब 2% का डिस्काउंट ले लो, पे विद इन 10 डेज, अन्यथा गेट अ पीरियड ऑफ 30 डेज विदाउट एनी डिस्काउंट। समझ आ गया। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रेडिट टर्म्स, एक नेट होती है और दूसरी कैश डिस्काउंट के साथ होती है। क्लियर है। तो क्रेडिट पॉलिसी में सबसे पहले हमें क्या फिक्स करने हैं, क्रेडिट स्टैंडर्ड्स, फिर हमें क्या फिक्स करने हैं, क्रेडिट टर्म्स। और क्रेडिट टर्म्स क्या होती हैं, समझ आ गया, एक विदाउट कैश डिस्काउंट और एक विद कैश डिस्काउंट्स। क्या यहां तक क्लियर है, जल्दी बोलो यस। अब क्रेडिट टर्म्स में खुद सोचना जरा, अगर तो सॉफ्ट है मतलब 50 दिन का, 70 दिन का उधार, 80 दिन का उधार, 90 दिन का उधार, मतलब सॉफ्ट का मतलब है कि आप टर्म बहुत इजी रख रहे हो कि हम आपको 200 दिन का उधार दे रहे हैं। तो मुझे बताओ क्या सेल बढ़ जाएगी, यस। इन्वेस्टमेंट्स देखो, डेटर बढ़ जाएंगे, यस। बैड डेट भी बढ़ेंगे, उधार भी बढ़ेगा। क्या एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी बढ़ेगी, यस। लेकिन अगर हम टाइट टर्म्स कर दें, टाइट का मतलब क्या है, अगर हम ऐसी टर्म्स कर दें जिसके अंदर मैं आपको ये बोलूं, अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको उधार इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, हम आपको 10 दिन का उधार देंगे, 5 दिन का उधार देंगे, तो डेफिनेटली सेल गिरेगी, इन्वेस्टमेंट भी गिरेगी, बैड डेट भी गिरेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी हमारी गिर जाएगी। तो इसका मतलब क्रेडिट टर्म्स भी सॉफ्ट भी हो सकती हैं और टाइट क्रेडिट टर्म्स भी हो सकती हैं। क्लियर है, यस सर। तीसरा मैंने क्या कहा था, क्रेडिट पॉलिसी में क्या आ जाता है, कलेक्शन एफर्ट्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं बेटा, कलेक्शन एफर्ट्स आ जाते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्शन एफर्ट्स, मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल देता हूं। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपने सपोज करो कोई सर्विसेज ली हैं और आपने पेमेंट नहीं करा, ठीक है ना। तो अब कंपनीज कैसे कलेक्शन एफर्ट करती है, स्टेप नंबर 1 में आपको वो एक पोलाइट मैसेज भेजती है, डियर ग्राहक, आपका बकाया राशि इस दिन ड्यू था, आपने पे नहीं करा, तो प्लीज इसको पे कर दीजिए एज सुन एज पॉसिबल। फिर नीचे लिखा होता है प्लीज इग्नोर इफ यू हैव ऑलरेडी पेड। ठीक है, सो ये कलेक्शन एफर्ट है, तो बाय सेंडिंग द पोलाइट मैसेज। लेकिन सपोज करो पोलाइट आपको रिस्पॉन्ड नहीं हुआ, आपको लगा अबे हट मैं नहीं दे रहा, तो फिर उसके बाद वो थोड़ा सा सख्ती के साथ मैसेज भेजते हैं, अभी भी नहीं आपने करा, तो तीसरे नंबर पे वो आपको धमकी देते हैं क्या, कि लीगल एक्शंस विल बी टेकन अगेंस्ट यू। चौथी बार वो कई बार अपना एजेंट भी भेज देते हैं आपके पास कि प्लीज आप करिए कुछ ऐसा कि एक काम करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो आप थोड़ा सा पेमेंट कम करके अपना एनओसी ले लो हमसे। एंड लास्टली अगर आप बिल्कुल भी कहीं पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तो क्या लीगल एक्शन कैन ऑल्सो बी टेकन अगेंस्ट यू। यस, सो दीज आर दी कलेक्शन एफर्ट्स जो कि पार्ट होता है किसका, क्रेडिट पॉलिसी का। तो आई एम वेरी श्योर नाउ क्रेडिट पॉलिसी इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द क्रेडिट पॉलिसी इज ऑल अबाउट। कम ऑन, क्रेडिट पॉलिसी में 3 चीजें होती हैं बेटा। नंबर 1 पे वी हैव टू फिक्स द स्टैंडर्ड्स वेयर वी हैव टू डिसाइड कि हमें किसे उधार देना है। क्या उसके लिए टाइट स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं। वाइल डिसाइडिंग द स्टैंडर्ड्स आपको अपनी, देखो हर कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी है, कुछ सॉफ्ट रखती है कुछ टाइट रखती है। यस, तो उसके लिए हमें कस्टमर को एनालाइज करना होता है, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, बैड, मॉडरेट और गुड, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड कर देते हैं कि हमें किसको देना है किसको नहीं देना। फिर आ जाता है क्रेडिट टर्म्स जिसके अंदर हम पीरियड डिसाइड करते हैं। अगर हम ज़्यादा पीरियड दे रहे हैं तो सॉफ्ट क्रेडिट टर्म्स, अगर हम कम पीरियड दे रहे हैं तो टाइट क्रेडिट टर्म्स। क्लियर है। एंड देन हम लोग आ जाते हैं कलेक्शन एफर्ट्स पे। तो उम्मीद करता हूँ तो पहला कॉन्सेप्ट क्रेडिट पॉलिसी हमें समझ आ गया है। क्या सबको क्लियर है? यस। अब मेरा क्वेश्चन है आप सबसे, क्या कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी
अच्छी होनी चाहिए। यस, अगर हमारी क्रेडिट पॉलिसी ऑप्टिमम हो जाती है तभी हमारे डेटर्स क्या मैनेजमेंट हो पाएगी। तो इसका मतलब इफ यू रियली वांट टू मैनेज योर डेटर्स then you should have a good credit policy. Come on, you should have a good credit policy. तो अब good credit policy क्या होती है उस पर अब हम करेंगे प्रश्न। ठीक है जी, उस पर हम क्या करेंगे, प्रश्न। आइए देखते हैं जरा, ऊपर हेडिंग डालेंगे जरा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन गुड क्रेडिट पॉलिसी। यू कैन से ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी। अब आपने एक ही लाइन भरनी है, वो क्रेडिट पॉलिसी ऑप्टिमम मानी जाएगी जहां पर हमारा वेल्थ, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। ठीक है ना, लिख लीजिए, क्रेडिट पॉलिसी एट विच आर प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज्ड विल बी ऑप्टिमम। उसको आप क्या नाम दे देना, ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी का नाम दे देना, सिंपल। ठीक है जी, तो आइए इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। सपोज करो कंपनी ने दो तरह की क्रेडिट पॉलिसीज बनाई हैं। ठीक है, दो तरह की क्रेडिट पॉलिसीज बनाई हैं, एक सॉफ्ट है और एक टाइट है। ठीक है ना, एक सॉफ्ट है और एक टाइट है। आपको यह बताना है कि इन दोनों में से कौन सी क्रेडिट पॉलिसी बेटर है। अब सॉफ्ट में कंपनी ने क्या करा, जो हमें क्रेडिट टर्म्स दी हैं वो है नेट 60 और टाइट वाली में नेट 20। दो तरह की क्रेडिट पॉलिसी हमारे सामने रख दी, सॉफ्ट एंड टाइट। सॉफ्ट में 60 दिन का उधार और टाइट में 20 दिन का उधार। ठीक है सर, अब हुआ ये कि सॉफ्ट वाली क्रेडिट पॉलिसी में कंपनी की सेल हुई 10 लाख और टाइट वाली क्रेडिट पॉलिसी में कंपनी की सेल हुई 8 लाख। सबको मालूम है ये? यस सर। कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट थी 60%, कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट थी लेट्स से 1 लाख रुपीस। कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख रुपीस। ठीक है सर। अब 1 ईयर को हम ले लेंगे 360 डेज। ठीक है, बैड डेट दिया हुआ था 1% ऑफ सेल्स। ठीक है, जितना भी उधार बेचेंगे हम उसका 1% इज माई बैड डेट्स। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिया हुआ है 12% पर एनम। ठीक है जी, ये क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है। आपको ये बताना है कि इस सॉफ्ट और टाइट में से कौन सी क्रेडिट पॉलिसी मेरी ऑप्टिमम है। और मैंने पहले ही बोला यार, ऑप्टिमम कौन सी होती है? जो मेरे प्रॉफिट को क्या कर दे, मैक्सिमाइज कर दे। कमन, जो मेरे प्रॉफिट को क्या कर दे, मैक्सिमाइज कर दे। सिंपल। अगर आप ये आंसर दे दोगे तो सर इसका मतलब आपको क्रेडिट पॉलिसी को चूज करना आ गया। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आपने क्या करना है, 2 मिनट पेन बंद कर देंगे, है ना। जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आप मत करिए। आपने ना एक इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करनी है, सेल माइनस वीसी माइनस एफसी प्रॉफिट्स, राइट। इसमें से माइनस करना है आपने बैड डेट्स और फिर माइनस करना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो भी हमारी लॉस हुई है। ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल नेट प्रॉफिट। और जहां मेरा नेट प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा वो क्रेडिट पॉलिसी मेरे लिए बन जाएगी ऑप्टिमम। क्लियर है? यस सर। तो आप मुझे बताओ, सॉफ्ट वाले में सेल कितना कर रहे थे आप? 10 लाख और यहां पर 8 लाख। ठीक है सर। व्हाट अबाउट वेरिएबल कॉस्ट? इट वाज 60%। तो 60% का मतलब 6 लाख और यहां पे 60% का मतलब 480। एफसी कितना था? 1 लाख। तो प्रॉफिट यहां 3 लाख आ गया और यहां पर आ गया मेरे पास 2,20,000। बताओ फटाफट से, क्या यहां तक क्लियर हो गया जी? मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स वेरी क्लियर। जितना सेल था वो हमने ले लिया, वेरिएबल कॉस्ट 60% था, तो 60% ऑफ 10 लाख 6 लाख, 8 लाख का 60% 480। एफसी तो हमेशा सेम रहता है तो वो हमने एज इट इज ले ली। ठीक है जी। अब चलते हैं बैड डेट्स पे। बैड डेट दोनों में लिखा हुआ है 1%, तो 10 लाख का 1% इज 10,000
8 लाख का 1% इज 8,000, सिंपल। यस सर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, डेटर्स। पहले हमें देखना पड़ेगा कि सॉफ्ट वाले में डेटर कितने आएंगे और टाइट वाले में डेटर कितने आएंगे। क्लियर है? तो देखते हैं जरा, सामने देखेंगे जरा। और हमेशा याद रखना कि जब भी हमें निकालना होगा ना, तो आपको हमेशा डेटर निकालना है एट कॉस्ट। डेटर किस पे निकालना है, एट कॉस्ट। मुझे बताओ, सॉफ्ट पॉलिसी में क्या हम लोग 60 दिन का उधार दे रहे थे? यस। और टाइट वाले में आप लोग 20 दिन का उधार दे रहे थे। ठीक है, तो कौन मुझे बताएगा, अगर मैं आपसे पूछूं डेटर एट कॉस्ट कितना होगा, तो आई एम वेरी श्योर आपको मालूम होगा कि इफ यू आर गिविंग क्रेडिट ऑफ 60 डेज, तो क्या 60 इंटू क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स पर डे कर देना आप। हाँ जी, क्या कर देना, पर डे लिख लीजिए, क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स पर डे। अब बच्चा कहता है ये कैसे निकलेगा, वेरी सिंपल, 60 इंटू कॉस्ट कैसे निकालेंगे। देखो, सेल तो 10 लाख की है, लेकिन कॉस्ट कितनी लगी है, 7 लैक्स। तो आपने क्या करना है, 7 लैक्स डिवाइड बाय 360, ये आपके पास क्या निकल आएगा, डेटर एट कॉस्ट। तो निकालिए जरा, 7 लाख डिवाइड बाय 6 कितना आएगा ये, सर ये आ जाएगा 1,16,667। ये आ जाएगा डेटर एट कॉस्ट व्हेन माय क्रेडिट पॉलिसी वाज सॉफ्ट। ठीक है सर। एंड व्हाट अबाउट इफ माय क्रेडिट पॉलिसी इज हार्श या टाइट, तो फिर देखो क्या होगा, उधार कितने दिन का है, 20 दिन का। तो 20 इंटू क्या क्रेडिट कॉस्ट पर डे निकलेगा। यस। तो 20 इंटू, अब मुझे बताओ यहाँ पर हमारी कॉस्ट कितनी है, 580। यस सर। तो 5,80,000 डिवाइड बाय 360, सॉल्व कर लीजिए इसको। 5,80,000 डिवाइड बाय 360 इंटू 20, सर ये आ जाएगा हमारे पास 3 लाख, नहीं 3 लाख नहीं है, 32,222 रुपये, सिर्फ इतने डेटर्स आएंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या हमारी सॉफ्ट वाली क्रेडिट पॉलिसी में पैसा कितना ब्लॉक हुआ, 116,667। ठीक है, और हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, 12%। तो कौन मुझे बताएगा, 116,667 का 20 ना 12%, क्या हमारा लॉस ऑफ इंटरेस्ट आएगा, 14,000 रुपये। ये 14,000 मैंने कैसे निकाला, समझ आया? जो भी डेटर एट कॉस्ट था 116,667 का मैंने कितने परसेंट ले लिया, 12%। ठीक है, और यहाँ पर मेरे को बताओ मेरा क्रेडिट कॉस्ट वो कितना आ रहा था, देखो जरा सर, ये आ रहा था 32,222 रुपये। तो 32,222 का 12% निकाल लीजिए, 32,222 इंटू 12% निकाल लीजिए, तो 3,867 रुपीज़, 3,867 रुपीज़ विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है? यस सर। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 लाख रुपए माइनस 24, ये आ जाएगा 276 यहाँ पर, और 2,20,000 माइनस 8,000 माइनस 3,867, यहाँ आ जाएगा 208,133। मुझे बताओ ऑब्जेक्टिव क्या था, टू मैक्सिमाइज माई प्रॉफिट्स। तो मेरा मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कहाँ पे आया, व्हेन आई वाज फॉलोइंग सॉफ्ट क्रेडिट पॉलिसीज। क्या समझ आया? यस। तो मेरा यहाँ पे डिसीजन क्या होना चाहिए कि अगर मुझे अपने डेटर्स को मैनेज करना है तो आई शुड हैव ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी, एंड ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी इज वन वेयर आई एम गोइंग टू गेट द हाईएस्ट प्रॉफिट। So since my highest profit is when I will have my soft credit policy, so optimum credit period क्या 60 days होना चाहिए। Yes, समझ आ गया जी? So I am very sure ये क्वेश्चन हमें समझ आ गया। बस ध्यान रखना कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब भी निकालोगे तो पहले डेटर्स निकालना होगा एट कॉस्ट। याद रख लो, पहले डेटर किस पे निकालोगे, एट कॉस्ट, फिर उसके बाद इनटू कर देना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो हमारे पास लॉस ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, एंड देन सॉल्व कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। पल्ले पड़ गया? यस सर, बहुत बढ़िया बच्चे। तो इसको फटाफट से कर लीजिए, और इसके बाद
मैं एक क्वेश्चन आपको और कराऊंगा ऑन क्रेडिट पॉलिसी, ठीक है, और वो करने के बाद आपका क्रेडिट पॉलिसी कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है सर, वेरी गुड। एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट करेंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप ट्राई करना शुरू करेंगे। ठीक है, लिखो। कंपनी के पास दो तरह की क्रेडिट पॉलिसी है, सॉफ्ट और टाइट। ठीक है जी, अब यहां पर कंपनी क्या कर रही है, कंपनी की क्रेडिट टर्म्स लिख लीजिए। कंपनी की क्रेडिट टर्म्स सॉफ्ट क्रेडिट पॉलिसी में क्या थी कि कंपनी 2/10 नेट 30, मतलब 2% का डिस्काउंट देगी अगर आप 10 दिन में दे देंगे, अदरवाइज कंपनी विल गिव यू अ पीरियड ऑफ 30 डेज, सिंपल। ठीक है, और यहां पर कंपनी कह रही है कि कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, नेट 20 डेज का उधार दे देंगे, खत्म बात। क्लियर है? ठीक है, अब एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारा क्या आया, लिख लो। इस वाले पॉलिसी में हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड निकल कर आया 20 दिन, और यहां पर हमारा, एक सेकेंड, 22 दिन ले लेते हैं, और यहां हमारा क्रेडिट कलेक्शन पीरियड निकल कर आया, एवरेज कलेक्शन पीरियड 20 डेज। ठीक है जी, ठीक है सर। अब पहले वाले क्रेडिट टर्म्स में क्योंकि हम लोग डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे थे तो हमारी सेल हुई 10 लाख, और दूसरे वाले में हमारी सेल हुई 9,50,000। ठीक है जी, 9,50,000 हमारी सेल हुई। वेरिएबल कॉस्ट थी हमारी 50% और फिक्स कॉस्ट थी 1,00,000 रुपए, राइट। हमारा बैड डेट जो था वो भी 1% था ऑफ सेल्स, और हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो था दैट वाज 12%, राइट। लेकिन फर्स्ट वाले में ना 50% ने ऑप्ट कर लिया डिस्काउंट, 50% कस्टमर ने डिस्काउंट ऑप्ट कर लिया। मतलब फर्स्ट वाले में क्योंकि 50% ने डिस्काउंट ऑप्ट किया तो क्या उन्हें डिस्काउंट देना पड़ेगा, लेकिन यहां पे तो था ही नहीं, तो देयर विल बी नो डिस्काउंट इन दिस केस। क्लियर है? यस सर, ठीक है सर, आई होप सो क्लियर टू एवरीवन। एक काम करेंगे, मेक इट नेट 30। नहीं यार, कम करो, बल्कि 15 दिन का उधार करो, नेट 15 कर दो। टाइट है ना, तो इतनी आसानी से उधार नहीं देंगे हम। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा निकल कर आ गया। क्वेश्चन ये था, सजेस्ट करो कि दोनों में से कौन सी पॉलिसी जो है बेटर है। ठीक है जी, तो इसके अंदर बस मैंने क्रेडिट टर्म्स में डिस्काउंट इंट्रोड्यूस करा, रेस्ट यू कैन सी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, ठीक है सर। तो 2 मिनट के लिए पेन बंद कर दीजिए, फिर से पेन बंद करेंगे, वेरी गुड। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। क्या करना था हमें, आपको फिर से एज यूजुअल सेल उठाओ, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट्स। सेल माइनस वीसी माइनस एफसी इज इक्वल टू प्रॉफिट्स माइनस बैड डेट्स माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज माइनस हो जाएगी, डिस्काउंट, बस, बाकी सारा सेम है। जब क्रेडिट टर्म में कैश डिस्काउंट दिख रहा होगा तो क्या एक एक्स्ट्रा चीज माइनस कर देना, कौन सी, डिस्काउंट, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम। ठीक है सर। अब आप मुझे बताओ, अगर हम सेल की बात करें तो यहाँ 10 है, यहाँ 9.5 है, यस। वीसी 5 लाख हो जाएगा, यहाँ पे 475 हो जाएगा, एफसी 1 लाख है दोनों में, यहाँ पे प्रॉफिट आएगा 4 लाख, और यहाँ पर प्रॉफिट आएगा कितना, 375। यहाँ तक ठीक है सर, बिल्कुल सही है सर। अगर हम बैड डेट की बात करें 1%, तो यहाँ पे 10,000 का बैड डेट होगा, यहाँ पे 9,500 का बैड डेट होगा। ठीक है सर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें तो क्या उसके लिए पहले डेटर निकालने पड़ेंगे, यस। तो कौन बताएगा, फर्स्ट वाले में हमारा 22 दिन का उधार था, एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना था, 22 दिन, यस सर।
तो मैंने क्या कहा था, जितने दिन का उधार हो इनटू कर दो कॉस्ट ऑफ सेल्स पर डे। तो आप मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, 6 लाख, डिवाइड बाय 360 कर दो। आई एम टेकिंग 1 ईयर इज इक्वल टू 360 डेज। तो इसको आप सॉल्व करिए, 6 लाख डिवाइड बाय 360 इंटू 22, तो ये आ जाएगा 36,667 रुपये। ठीक है, सो 36,667 रुपये विल बी माई डेटर्स, इंटू 12% कर देंगे तो 4400 विल बी माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है? यस सर। अच्छा, और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो कौन मुझे बताएगा आप में से? इफ़ आई टॉक अबाउट ओवर हेयर, तो मेरी क्रेडिट पीरियड कितना है, 15 दिन। यस, चेक कर लीजिए, 15 दिन ही था। यस, तो 15 दिन इंटू माई कॉस्ट कितनी आएगी, 575 डिवाइड बाय 360। ठीक है सर, तो 575 डिवाइड बाय 360 इंटू 15 विल गिव यू 23,958 का 12% निकाल देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2875। ठीक है जी, 2875 रुपये का हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी इस केस में। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया हमें? हाँ सर, बिल्कुल समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, फाइनली क्या हुआ। क्या फर्स्ट वाले में हमने डिस्काउंट देना था? यस, तो चेक करो कितने लोगों ने डिस्काउंट किया। 50% ऐसे लोग थे जिन्होंने विद इन 10 डेज देकर क्या डिस्काउंट अवेल कर लिया। यस, तो अब डिस्काउंट का अमाउंट कैसे निकलेगा, देखो सेल कितनी है मेरी, 10 लाख। आराम से देखना, 10 लाख रुपए का मैंने माल बेचा, इसमें से कितने लोगों ने ऑप्ट कर लिया? 50%, यानी कि 5 लाख रुपए की सेल ऐसी थी जिनको हमने डिस्काउंट दिया, वो भी कितने परसेंट? 2%। तो 5 लाख का 2%, क्या 10,000 रुपये क्या हमारी जेब से डिस्काउंट भी गया होगा? यस, लेकिन यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं था। समझ आ गया जी? यस सर। तो नाउ कैलकुलेट करो नेट प्रॉफिट, 4 लाख माइनस 10,000 माइनस 14,400, सो इट विल गिव यू 3,75,600। और यहाँ बताएंगे जरा, 3,75 माइनस 9500 माइनस 2875, ये आएगा सर 362625। मुझे बस इतना बता दो दोनों में चेक करके कि कहाँ मेरा नेट प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है। सर यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, तो वी विल बी हैविंग द क्रेडिट टर्म्स ऑफ 2/10 नेट 30। क्या ये क्रेडिट टर्म बेटर है एज कंपेयर टू नेट 15 से? समझ आ गया जी? यस सर। तो आई एम गिविंग यू 1 मिनट, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे। सो सिंपल चैप्टर यार, इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है। अगर आप फोकस करके पढ़ोगे तो वेरी इजी, अगर आप समझ के नहीं पढ़ोगे तो वेरी डिफिकल्ट। क्लियर है? जल्दी जल्दी नोट करना है सबने। फटाफट से नोट करिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। आई होप सो आप सबको मालूम है कि कल इसका टेस्ट भी रखा हुआ है हमने 11 बजे 5 बजे शाम को, 7 o'clock। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ टैक्स और इसमें। कल 7 PM पे इसका टेस्ट है ना? सो आई वॉन्ट यू पीपल टू प्रिपेयर दिस प्रॉपरली टुडे। आज पूरी रात इसको ढंग से पढ़ना, पूरी रात लगनी भी नहीं, 1-1.5 घंटा लगा दोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कल जब आप टेस्ट दोगे तो आपको लगेगा कि यस ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक अब हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऊपर हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जरा फैक्टरिंग। फैक्टरिंग लिखो जरा। हाँ जी, अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? फैक्टरिंग। जल्दी जल्दी लिखेंगे, वेरी गुड। फैक्टरिंग, देखिए फैक्टरिंग क्या होता है पहले समझते हैं और फिर क्यों पढ़ाया जा रहा है वो समझेंगे। देखिए फैक्टरिंग ना एक फाइनेंशियल सर्विस होती है। फैक्टरिंग क्या होती है? एक फाइनेंशियल सर्विस होती है वेयर बाय अ पर्सन, जिसको हम फैक्टर बोलते हैं, इज अपॉइंटेड बाय द फर्म टू मैनेज डेटर्स ऑफ द फर्म। मतलब एक थर्ड पार्टी सर्विस है ये क्या है? एक थर्ड पार्टी सर्विस है जो हमें असिस्ट करती है टू हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ माई डेटर्स।
क्लियर है? यस तो आराम से देखेंगे जरा. फैक्टरिंग इज फाइनेंशियल सर्विस which involves managing, financing and collecting receivables. मतलब फैक्टरिंग एक ऐसी सर्विस है जिसमें एक थर्ड पार्टी को हम हायर करते हैं जो हमारे बिहाफ पर हमारे डेटर्स को मैनेज, फाइनेंस और कलेक्ट करता है. ठीक है. कहता है ये फाइनेंशियल भी है एज वेल एज मैनेजमेंट सपोर्ट टू द सप्लायर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज. It is a method of converting non-productive assets into productive assets. मतलब देखिए हमारी किताबों में डेटर पड़े हुए हैं 20 करोड़ के, क्या है? यूजलेस. लेकिन फैक्टर क्या करता है, हमें कुछ एडवांसेस दे देता है ऑन द बेसिस ऑफ दोज डेटर्स. तो मेरा क्वेश्चन है, एक नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स को क्या प्रोडक्टिव एसेट में कन्वर्ट अगर करना है तो क्या हमें फैक्टर को अपॉइंट करना होता है? यस. अ फैक्टर मेक्स कन्वर्जन ऑफ रिसीवेबल इनटू कैश पॉसिबल. ठीक है. इट मे बी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सप्लायर एंड अ फैक्टर अंडर विच फैक्टर अग्रीज टू परफॉर्म इनमें से कम 2 फंक्शन. पहला, या तो वो फाइनेंस करेगा, वो डेटर से रिलेटेड किताबें भी बनाएगा, कलेक्शन भी करेगा, प्रोटेक्शन भी देगा और एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज भी देगा. सारी भी दे सकता है और हो सकता है कि इनमें से कम दे, लेकिन कम से कम 2 सर्विसेज तो उसको देनी ही पड़ेंगी. अब आप बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, बदले में इसको क्या मिलेगा? सर बदले में मिलता है फैक्टर को कमीशन. बदले में फैक्टर को क्या मिलती है? कमीशन. अब देयर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फैक्टर्स, देख लीजिए. SBI फैक्टर, कमर्शियल सर्विसेज लिमिटेड, कैनरा बैंक फैक्टर्स लिमिटेड, फेयर ग्रोथ फैक्टर लिमिटेड सर्विसेज, कैनरा बैंक फैक्टर लिमिटेड, फेयर ग्रोथ. सो देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स जो एक्चुअली में दे आर वर्किंग एज अ फैक्टर. और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज द पीपल इनटू दिस इंडस्ट्री दे आर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू द बैंक्स, टू द टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, जिनका कस्टमर बेस बहुत बड़ा होता है और उनके लिए रिसीवेबल को मैनेज करना आसान नहीं होता. तो दे ऑलवेज ट्राई टू टेक द सर्विसेज ऑफ दीज फैक्टर कंपनीज. और ये फैक्टर कंपनीज आर मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट. आपको मैं बता नहीं सकता कि कितना बड़ा एम्पायर इन लोगों का खड़ा किया हुआ है जस्ट बाय प्रोवाइडिंग अ फाइनेंशियल सर्विस कॉल्ड एज फैक्टरिंग. क्लियर है? यस सर. बदले में क्या मिलता है इनको बेटा? कमीशन मिलता है. ठीक है. अच्छा, कमीशन में भी मैं आपको बता देता हूँ, इसमें भी कमीशंस अलग अलग तरह की फैक्टरिंग होती है. अभी मैं आपको बताऊंगा तो उसमें आप बताना कहाँ कमीशन ज़्यादा होगी, कहाँ कम होगी. तो ऊपर हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग. टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग. फैक्टरिंग कितने तरह की होती है? तो पहला होता है नॉन रिकर्स फैक्टरिंग. लिख लीजिए, नॉन रिकर्स फैक्टरिंग. नॉन रिकर्स फैक्टरिंग क्या होती है? जहां पर जो फैक्टर होता है ना, वो अज्यूम कर लेता है रिस्क ऑफ बैड डेट एंड चार्ज करता है हायर कमीशन. मतलब फैक्टर कहता है ओके फाइन, जो पैसा डूबेगा वो मेरा, तुम मुझे कमीशन 6% दे दो, 5% दे दो. मतलब वो बैड डेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है. वेयर एज रिकोर्स क्या होती है? जहां पे फैक्टर कहता है सॉरी सर, बैड डेट से कोई लेना नहीं है, डूबेगा तो वो तुम्हारा ही डूबेगा, मुझे भले ही 2% दे दो, 1.5% दे दो, बट बैड डेट की जिम्मेवारी मैं नहीं लूंगा. क्लियर है? तो उसको बोलते हैं रिकोर्स फैक्टरिंग. क्लियर है? यस सर. एडवांस फैक्टरिंग में क्या होता है? वेयर फैक्टर जो है वो प्रोवाइड करता है एडवांसेस टू द क्लाइंट. वो क्या बोलता है? ओके फाइन, मैं अपने आप कलेक्शन करता रहूंगा, तुम एक काम करो, 80% ऑफ द टोटल डेटर मुझसे पैसा ले लो, बदले में मुझे कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दे देना. तो एडवांस फैक्टरिंग में क्या होता है? फैक्टर जो है वो रिसीवेबल का कुछ परसेंटेज क्या एडवांस में ही सप्लायर को पे कर देता है. यस. तो सप्लायर का नॉन प्रोडक्टिव एसेट क्या प्रोडक्टिव एसेट यानी कि कैश में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है सर. फिर आ जाता है मैच्योरिटी फैक्टरिंग, जिसमें एडवांसेस नहीं देते, एक मैच्योरिटी डेट फिक्स कर दी जाती है और कहा जाता है कि इसी डेट पे हम आपको सारा पैसा दे देंगे. ठीक है. एक होता है फाइनेंशियल फैक्टरिंग. फाइनेंशियल फैक्टरिंग में क्या होता है? सिर्फ फाइनेंस करूंगा और कोई मैनेजमेंट का काम नहीं करूंगा. नॉन नोटिफिकेशन. नॉन नोटिफिकेशन का मतलब एक और होता है अनडिस्क्लोज्ड फैक्टरिंग बोलते हैं इसको. अनडिस्क्लोज्ड क्या होता है? मैं आपको पहले समझाता हूँ, समझिएगा जरा. जैसे मान लो वोडाफोन कंपनी ने एक फैक्टर को अपॉइंट किया भारत लिमिटेड. ठीक है. अब वो भारत लिमिटेड फैक्टर जब कस्टमर के घर जाएगा कलेक्शन करने के लिए,
तो या तो वो जब पैसा लेगा और इनवॉइस जो इशू करेगा, देखने वाली बात यह है कि उस इनवॉइस में अगर वो वोडाफोन का नाम लिखेगा तो उसका मतलब ये हो गया कि वो अपने आप को डिस्क्लोज नहीं कर रहा। तो नॉन डिस्क्लोज्ड फैक्टरिंग, अनडिस्क्लोज्ड फैक्टरिंग में फैक्टर अपने आप को कभी भी डिस्क्लोज नहीं करता। तो इनवॉइसेस वगैरह पे फिर नाम किसका प्रिंटेड होता है? सप्लायर का। लेकिन डिस्क्लोज्ड में क्या होता है? फैक्टर अपने नाम से इनवॉइसेस इशू करता है, ना कि क्लाइंट के नाम से। ठीक है, तो ज्यादातर कौन सी वाली फेमस होती होगी? अनडिस्क्लोज्ड, जिसमें फैक्टर अपने आप को कस्टमर को कभी भी डिस्क्लोज नहीं करता। वो हमेशा यही बोलता है कि मैं वोडाफोन से आया हूं, आप जैसे मुझे पेमेंट दोगे मैं पर्ची भी किसकी दूंगा? वोडाफोन की रिसिप्ट आपको इशू कर दूंगा। क्लियर है? यस सर। चलो, अब बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, एक फैक्टरिंग में कितने तरह की पार्टीज होती हैं? देखो, एक बायर, एक सेलर और एक फैक्टर। मतलब तुमने खरीदा, तुमने बेचा, और तुम्हारी खरीद बेच में मैनेजमेंट करने के लिए मुझे अपॉइंट किया गया एज अ फैक्टर। ठीक है जी, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं सर इसके? देखो, एलिमिनेट करता है ट्रेड डिस्काउंट्स को, प्रॉम्प्ट पेमेंट, इंप्रूव द स्कोप ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेजेस। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप फैक्टर अपॉइंट कर लेते हो ना, तो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो फिक्स्ड जा रही होती है वो रिड्यूस हो जाती है। बस हमें मालूम है कि अब मैनेजमेंट तो इसने करनी है, तो हमारी सारी एडमिन कॉस्ट जो है वो बच जाती है, जिससे एफसी डाउन, तो हमारी ऑपरेटिंग लीवरेज बेटर हो जाती है। ठीक है, अच्छा। रिडक्शन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट मैंने बता दिया, इंक्रीज द रिटर्न्स, इंप्रूवमेंट ऑफ लिक्विडिटी, इंश्योरेंस देता है बैड डेट्स की, क्योंकि अगर वो नॉन रिकर्स है तो बैड डेट भी वही ले लेगा, तो आपको एक तरह से इंश्योरेंस मिल गया। ठीक है, और जो आपको पैसा मिलता है वो लोन नहीं होता, एक सिर्फ डिपॉजिट फैसिलिटी होती है ना। तो बेसिकली दीज आर दी एडवांटेजेस जब हम अपनी सर्विसेज लेते हैं थ्रू फैक्टर्स। डन? ठीक है सर। अब सवाल ये है कि सर इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे आएगा? प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे आएगा, आइए देखते हैं जरा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन फैक्टरिंग। क्लियर है? लिखो जरा। ओके, मैं लिखवा ही देता हूं आपको। हाँ जी, जरा एक बार क्वेश्चन को मैं रीड करूंगा। ठीक है, आपने मेरे साथ पहले आराम से क्वेश्चन को समझना है, बाद में आप आराम से नोट करते रहिएगा। हालांकि ये इलस्ट्रेशन है आपकी बुक में दी हुई है, जिनके पास बुक्स नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट कर लेना, बट पहले मुझे कराने देना। ठीक है, देखो क्वेश्चन कहता है कि एक्स लिमिटेड की क्रेडिट सेल्स हैं 360 लाख रुपीस। ठीक है, कंपनी का एवरेज कलेक्शन पीरियड है 30 डेज। राइट। द फाइनेंशियल कंट्रोलर एस्टिमेट करता है कि बैड डेट लॉस 2% आएगा क्रेडिट सेल का। ठीक है सर। फर्म स्पेंड करती है 1,40,000 एनुअली ऑन द डेटर एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब बता रहे हैं कि प्रेजेंटली क्या हो रहा है। ठीक है, दिस कॉस्ट कंप्राइजेज ऑफ टेलीफोनिक एंड फैक्स बिल्स अलॉन्ग विद द सैलरीज टू द स्टाफ मेंबर्स एंड ऑल दीज आर अवॉइडेबल कॉस्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवॉइडेबल कॉस्ट? अवॉइडेबल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि अगर कोई पर्सन को अगर हम अपॉइंट कर लेंगे तो ये मेरी सारी कॉस्ट जो है वो बच जाएगी, ये सारी कॉस्ट मेरी बच जाएगी, सेव हो जाएगी। ठीक है सर। कहता है एक फैक्टरिंग फर्म ने ऑफर करा टू बाय द फर्म रिसीवेबल्स, द फैक्टर विल चार्ज 1% कमीशन, और वो एक एडवांस पे करेगा 15% के ब्याज पर। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया क्या हमें फैक्टर की सर्विसेज लेनी चाहिए या नहीं, अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। ठीक है, तो आंसर वैसे दिया हुआ है नीचे, बट मैं सॉल्व खुद करूंगा ताकि पहले आराम से आपको समझा सकूं। ठीक है, ध्यान से देखना। जब भी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि वेदर हमें डेटर की फैक्टर की सर्विसेज लेनी है या नहीं लेनी, तो आपने क्या करना है, यहां पर लिखना है बेनिफिट्स और यहां लिखना है कॉस्ट। तो आपको कॉस्ट एंड बेनिफिट्स रिलेटेड टू फैक्टर सर्विसेज लिखना है, और जब आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे, इफ बेनिफिट्स आर मोर देन कॉस्ट तो डेफिनेटली फैक्टर अपॉइंट कर लेना, इफ कॉस्ट इज मोर देन बेनिफिट तो फिर फैक्टर को अपॉइंट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी, ठीक है सर। तो मुझे बताओ कॉस्ट क्या है? कमीशन, बस आपको इसको एक कमीशन देनी है, खत्म। और बेनिफिट क्या है? सर बेनिफिट क्या है एक बार देख लेते हैं। बेनिफिट में हम मान के चल रहे हैं कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो अभी तक हम खर्च कर रहे थे, क्या वो पूरी सेव हो जाएगी? यस।
जब आपने फैक्टर अपॉइंट कर लिया तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेटर क्या फैक्टर करेगा? बिल्कुल। तो वी आर प्रिज्यूमिंग दैट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट विल डेफिनेटली सेव इफ वी आर अपॉइंटिंग फैक्टर। क्लियर है सर? मुझे कैसे पता चलता? क्योंकि ये इन्होंने लिख दिया है दीज आर अवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल का मतलब हम मान के चल रहे हैं कि ये अवॉइड हो जाएंगी द मोमेंट फैक्टर विल बी अपॉइंटेड। ठीक है जी? तो एक तरफ आपने कॉस्ट लिखना है और एक तरफ आपने बेनिफिट्स लिखने हैं। तो बेनिफिट्स की पहले हम बात करेंगे। एक तो 1,40,000 एनुअली हमारा सेव हो जाएगा, तो लिख लीजिए बेनिफिट्स के अंदर सेव ऑफ एडमिन कॉस्ट 1,40,000 एनुअल निकाल रहा हूं मैं। ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, हमारी टोटल क्रेडिट सेल कितनी है? 360 लाख की। और बैड डेट कितना है? 2% ऑफ द क्रेडिट सेल्स। तो इफ आई आस्क यू, बताओ अगर ये भी अवॉइडेबल है तो सेविंग इन बैड डेट्स पूरे साल में क्या 360 इंटू 2%, 360 लैक्स का 2%, 7,20,000 रुपीज। क्या हमारा बैड डेट भी सेव हो जाएगा? राइट। राइट। अब बदले में हमने इसको क्या देना है? यानी कि टोटल जो बेनिफिट्स अभी दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं 8,60,000 रुपीज का बेनिफिट एनुअली आएगा अगर मैं फैक्टर को अपॉइंट कर लूँ तो। राइट? ठीक है सर। अब ये कमीशन कितनी मांग रहा है? ध्यान से सुनेंगे जरा। अब ये वाला पोर्शन बड़े ध्यान से देखना है आपने। देखो, क्योंकि हमारा कलेक्शन पीरियड 30 डेज है तो हम मान के चलेंगे कि हम फैक्टरिंग कॉस्ट जो निकालेंगे वो 30 डेज की निकालेंगे। बाद में इसको हम एनुअलाइज कर देंगे। ठीक है ना? ध्यान से सुनते रहिएगा। अगर मान लो हमारा कलेक्शन पीरियड 40 डेज होता तो हमारी कॉस्ट 40 डेज की निकलेगी, बाद में एनुअलाइज करेंगे। 60 डेज होता तो 60 डेज की निकलेगी, बाद में एनुअलाइज करेंगे। ठीक है? ये दो बातें ध्यान रखनी है। ठीक है सर। तो क्योंकि हमारा कलेक्शन पीरियड 30 डेज है तो वी विल कैलकुलेट कॉस्ट फर्स्ट फॉर 30 डेज एंड देयर आफ्टर वी विल एनुअलाइज इट। क्लियर है? यस सर। तो अब हमें क्या करना है? ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे सर। देखो, अगर पूरे साल में 360 लाख का सेल था और कलेक्शन पीरियड कितना था? 30 डेज। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा कि हमारे डेटर 30 डेज में होंगे कितने जो हम आपको मैनेज करने के लिए दे रहे हैं। तो कैसे निकालोगे? 30 इंटू 360 इंटू 360, यानी कि हम मान के चल रहे हैं कि हमारे टोटल डेटर्स 30 लाख रुपए के हर महीने स्टैंड करते होंगे। राइट। 30 लाख रुपए के डेटर हमारे स्टैंड कर जाते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब मैंने क्या बोला? जितने के भी डेटर्स आप मुझे दोगे मैनेज करने के लिए, क्या उसका 1% मैं कमीशन लूंगा? यस। तो 1% ऑफ 30 लाख रुपीस कितना आएगा? 30,000 रुपए। क्या फैक्टर की कमीशन बनेगी फॉर 30 डेज? बहुत सिंपल है। पहले हमेशा कॉस्ट निकाली जाएगी उतने दिनों की जितने दिनों का हमारा क्रेडिट पीरियड है। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्रेडिट पीरियड 30 डेज था, सो वी विल कैलकुलेट कॉस्ट फॉर 30 डेज। क्या यहाँ तक क्लियर? यस सर। लॉक कर दूं? यस सर। तो उसके बेसिस पर मैंने कैलकुलेट कर ली अपनी कमीशन। लॉक कर दूं यहाँ पर? ठीक है सर। अब मुझे यहाँ पर एक और चीज कैलकुलेट करनी है, और वो क्या है? आफ्टर कमीशन आई नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑल्सो। बच्चा कहता सर अब ये कहाँ से आ गया? देखो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? साफ साफ लिखा हुआ है इसमें कि a factoring firm offered to buy this, the factor will charge 1% commission। यहां तक ठीक था। will pay advance also, एडवांस भी पे करेगा। आफ्टर विद होल्डिंग 10% रिजर्व, मतलब सारे डेटर नहीं देगा वो। मतलब अगर डेटर 30 लाख के हैं तो वो एडवांस कितना देगा? 27 लाख, 10% कम। लेकिन उसके लिए वो आपसे ब्याज लेगा कितना? 15% पर एनम। ध्यान से सुनते रहना कैसे करना है। देखो सुनो ध्यान से। डेटर कितने के हैं? 30 लाख के।
लेकिन वो आपको 10% रिजर्व होल्ड करके बैलेंस देगा। देखो ऐसा नहीं होता डेटर 30 लाख का तो वो 30 लाख दे देगा, उसको भी मालूम है कि इसमें से कुछ अमाउंट रिकवर नहीं होगा, तो इसलिए वो कुछ रिजर्व क्रिएट कर लेता है। तो वो आपको एडवांस कितना दे रहा है कौन बताएगा? आफ्टर क्रिएटिंग रिजर्व ऑफ 10%, मतलब क्या वो 90% ऑफ 30 लाख 27 लाख रुपए का आपको एडवांस देने को तैयार है। ठीक है जी। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमें एक परसेप्शन लेना होता है बेटा, और वो परसेप्शन क्या है कि वो कमीशन अपफ्रंट काटेगा। वो कमीशन अपफ्रंट काटेगा, मतलब अगर उसने कमीशन अपफ्रंट काट ली तो हु विल टेल मी 30,000 की कमीशन कट गई तो क्या वो आपको जो पैसा देगा वो 26,70,000 रुपए देगा। क्या समझ आ गया? ये हमने अज्यूम करा है कमीशन डिडक्टेड अपफ्रंट बेसिस पे। हाँ, क्वेश्चन में लिख दिया जाए कि कमीशन अपफ्रंट नहीं है तो आप मत लेस करना। क्लियर है? यस सर। तो एक तरह से फैक्टर ने आपको कितना एडवांस दिया? 26,70,000 का एडवांस दे दिया। अब इस 26,70,000 के एडवांस पर अब 15% साल का इंटरेस्ट है ना, लेकिन हमें तो इंटरेस्ट निकालना है 30 डेज का। क्यों सर? मैंने पहले ही बोला कि हम पूरी कॉस्ट कितने पीरियड के लिए निकाल रहे हैं? 30 डेज के लिए। तो निकालिए जरा, 26,70,000 इंटू 15% साल का आएगा, इंटू 30 डिवाइड बाय 360। सर ये आ जाएगा इंटरेस्ट 33,375। मतलब आपने एक तो कमीशन देनी है, एक उसको इंटरेस्ट देना है। तो मुझे बताओ टोटल हमने जो उसको देना है वो कितना हो गया? 63,375। 63,375 आपने उसको पे करना है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, ये जो आप पे कर रहे हो 63,375 ये एनुअल है या 30 डेज का है? सर ये 30 डेज का है। तो हु विल टेल मी कि इसका एनुअलाइज अमाउंट कितना होगा? तो 63,375 अगर 30 डेज का है तो 360 डेज का कितना होगा? इट विल बी 760,500। इसका मतलब एक तरह से हमने जो उसको पे करना है, क्या वो 360,500 पे करना है? हमें जो बेनिफिट मिलेगा वो 8,60,000 का बेनिफिट मिलेगा। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहता है कि बेनिफिट ज़्यादा है कॉस्ट से, तो क्या हमें अपॉइंट कर लेना चाहिए? बिल्कुल। अभी ध्यान से सुनना, एक पॉइंट और है जो कुछ बच्चे मुझसे पूछना चाह रहे हैं, मैं पहले ही आंसर कर देता हूँ। बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, ये जो पैसा आपने लिया है उससे, आपने उसको जो दिया वो तो कॉस्ट बना दिया, बिल्कुल सही है, लेकिन इस पैसे को आप भी तो कहीं पे इन्वेस्ट करोगे। हाँ, तो सर वहां से जो रिटर्न आएगी तो वो भी तो यहां पे लिखो। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, वो मुझे लिखना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्यों नहीं लिख रहे सुन लो। बिना लिखे ही क्या बेनिफिट ज्यादा आ गया है? यस। अगर मैं लिख दूंगा तो क्या बेनिफिट और ज्यादा आएगा? यस। तो मेरे डिसीजन पे कोई चेंज नहीं आएगा। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? इसीलिए इस क्वेश्चन में उन्होंने बताया ही नहीं कि उस पैसे की रिटर्न क्या है। याद रखना, हो सकता है कि क्वेश्चन में ये बता दिया जाए क्या कि जो पैसा तुम्हें मिल रहा था उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी 13%। तो हु विल टेल मी देयर आर टू थिंग्स टू डील विद दिस नाउ। 15% पे मैंने बोरो किया, 13% पे मैंने इन्वेस्ट किया, तो सही मायने में ये कॉस्ट कितना है? 15 पे मैंने बोरो करके 13 मैंने कमा भी लिया, तो मेरी नेट कॉस्ट क्या 2% है? यस। तो आपके पास दो रास्ते हैं, यहां पर 15 लिखकर 15% और यहां 13 लिख देना, या फिर कॉस्ट ही क्या 2% से निकाल देना। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो, एक बार फिर से सुन लो। इस क्वेश्चन में हमने नहीं बताया कि उस पैसे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो भी हमारा बेनिफिट ज्यादा आ रहा था। अगर मैं बता देता तो भी हमारा बेनिफिट ज्यादा ही आता। तो क्या इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फैक्टर शुड बी अपॉइंटेड? यस। खत्म हो गई बात। यस। लेकिन 2 मिनट के लिए मान लेते हैं यहां पे 860 नहीं आता, मान लो यहां पे 6 लाख आता और यहां पे आंसर था 760। अब यहां पर आप आंसर गलत दे दोगे। क्यों? क्योंकि यहां पर एक बेनिफिट अभी भी हमने नहीं लिखा। बताओ कौन सा? जो फैक्टर से मुझे पैसा मिला था, क्या वो पैसा मैंने घर में रखा या इन्वेस्ट करा होगा? यस। तो जब वो पैसा मैंने इन्वेस्ट करा होगा 26,70,000 रुपए,
मान लो मैंने 18% पे इन्वेस्ट करा होगा, 15 पे लेकर मैंने 18 पे इन्वेस्ट करा होगा, तो क्या उस पे जो 18% मिलेगा क्या वो भी तो मेरा बेनिफिट ही है? यस। समझ आ गया या नहीं? तो तमीज ये कहती है कि यहां पर हमें क्या लिखना चाहिए? बेनिफिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिलेटेड टू मनी टेकन फ्रॉम फैक्टर। समझ आ गया? इस क्वेश्चन में नहीं लिखा, रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि पहले से ही बेनिफिट्स ज्यादा थे किससे? कॉस्ट से। तो देयर वाज नो रिक्वायरमेंट ऑफ राइटिंग वन मोर बेनिफिट। समझ आ गया? लेकिन अगर ये कम होता तो ये पॉइंट डेफिनेटली क्वेश्चन में गिवन होता और आपको यहां पे लिखना पड़ता। समझ आ गया? जाते जाते एक क्वेश्चन पूछूंगा, सबने आंसर देना है। देयर आर टू वेज ऑफ प्रेजेंटेशन दिस थिंग। फैक्टर से बोरो किया 15 पे, इन्वेस्ट करा 10 पे। सो देयर इज वन थिंग, कॉस्ट में 15 लिख दो, बेनिफिट में 10 लिख दो, या फिर भाड़ में जान दो, क्या कॉस्ट में 5 लिख दो, बात एक ही है। यस। समझ आ गया? ठीक है सर। 15 पे बोरो किए, 18 पे इन्वेस्ट करा। देयर आर टू थिंग्स, 15 कॉस्ट 18 बेनिफिट्स, या फिर 3% खाली बेनिफिट में लिख दूं तो क्या काम हो जाएगा? यस। क्या समझ आ गया? सो दिस इज हाउ फैक्टरिंग क्वेश्चंस वर बीइंग अटेम्प्टेड। आई एम वेरी श्योर दिस इज डन नाउ। तो हमें फैक्टरिंग समझ आ गया, क्रेडिट पॉलिसी समझ आ गया। एक लास्ट टॉपिक लिख लीजिए और वो है एजिंग शेड्यूल। एजिंग शेड्यूल, ठीक है? दिस इज माय लास्ट टॉपिक ऑफ द रिसीवेबल मैनेजमेंट। ये क्या होता है बस 1 मिनट में सुनेंगे जरा। एजिंग शेड्यूल रिप्रेजेंट करता है, एजिंग शेड्यूल रिप्रेजेंट करता है एज ऑफ एवरी कस्टमर। एजिंग शेड्यूल रिप्रेजेंट करता है एज ऑफ एवरी कस्टमर विद द फर्म। वो वाली एज नहीं कि वो 65 साल का है, 70 साल का है, 20 साल का है, वो नहीं। एज ऑफ द कस्टमर विद द फर्म। मतलब देखो, मान लो मिस्टर ए ने मेरा 20 लाख रुपया देना है, और अगर मैं ये कहूं कि पिछले 365 दिन हो चुके हैं इसको उधारी लिए हुए, तो इसका मतलब क्या इसकी एज मेरी किताबों में 365 दिन आ रही है? यस। बी ने 25 लाख रुपए देने हैं, लेकिन इसकी एज 1 दिन आ रही है, मतलब क्या इसको 1 दिन ही हुआ है उधार लिए हुए? राइट। तो इसकी एज कितनी है? 1 डे। इसकी एज कितनी है? 365 डेज। क्या सबको क्लियर है? नाउ यू टेल मी, अगर मैं आपसे ये पूछूं डेटर मैनेजमेंट करनी है तो कौन से डेटर पर स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए, ये बता दो। ऑन द पर्सन जिसको आपने 1 दिन पहले उधार दिया था, या जिसको 365 दिन पहले उधार दिया था, ये बता दो किस पर आपको सख्ती करनी चाहिए। कम ऑन यार, इफ यू रियली वांट टू हैव प्रॉपर मैनेजमेंट, देन डेफिनेटली क्या वी शुड लुक इनटू दोज डेटर्स जिनकी एज हमारी किताबों में ज्यादा है, क्या उनके ऊपर हमें सख्ती करनी है, और जिनकी एज हमारी किताबों में कम है क्या उनको हम रिलैक्स कर सकते हैं। समझ आ गया जी? यस। सो दिस इज ऑल अबाउट एजिंग शेड्यूल। आई एम वेरी श्योर इट्स ऑल डन नाउ। So रिसीवेबल मैनेजमेंट इज ओवर। आई एम वेरी श्योर आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा, और आई एम वेरी श्योर कि अब आप इस चैप्टर को वाइंड अप करते ही आज ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करोगे, सो दैट ये चैप्टर आपका पूरा आपके ग्रिप में आ जाए। ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द विद अ न्यू चैप्टर। राइट? चलिए।